उरारतू प्राचीन निकट पूर्व का एक राज्य था जो लगभग 300 वर्षों तक 9वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। अगले 2000 वर्षों में इसका इतिहास धीरे धीरे गुमनामी में खो गया और किंवदंती की दुनिया में समा गया। 19वीं सदी ईसवी तक जब तक पुरातात्विक अनुसंधान के प्रयास नहीं हुए, उरारतू में रुचि फिर से नहीं जगी थी। हालांकि इसके राजाओं के शासनकाल को लेकर अब भी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि वे वास्तव में अस्तित्व में थे। महान राजाओं की विरासत को सम्मान दें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। ऐतिहासिक अध्ययन में उरारतू के पुनर्जागरण की शुरुआत तब हुई जब यूरोपीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन आर्मेनियाई इतिहासकार मोफसेस खोरेनात्सी की रचनाओं की ओर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अन्य बातों के अलावा यह लिखा कि असीरियाई रानी सेमिरामिस यही वही हैं जिनके नाम पर प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक झूलते बाग बनाए गए थे, ने झील बांध के किनारे एक नगर के निर्माण का आदेश दिया था। इस घटना का उल्लेख किसी अन्य स्रोत में नहीं मिलता, लेकिन इतना ही पर्याप्त था कि जर्मन प्रोफेसर फ्रेडरिक शुल्स को 1827 में उस रहस्यमय नगर के चिन्हों की खोज में एक अभियान पर निकलने के लिए प्रेरित कर दिया और उसने उन्हें ढूंढ निकाला। जो आज का आधुनिक वाण नगर है, उसके पास शुल्त्स ने कीलाक्षर अभिलेख खोजे जिन्हें उन्होंने नकल कर यूरोप भेज दिया। यह पता चला कि कीलाक्षर लिपि असीरियाई नहीं थी। शुल्त्स की खोजों ने ब्रिटिशों को और अधिक अभियानों के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने वाण शिला की जांच की और एक शाही महल के अवशेष खोज निकाले। 20वीं सदी में यह खोज और भी व्यापक हुई, जिसका श्रेय आंशिक रूप से रूसी और बाद में सोवियत पुरातत्वविदों को जाता है। धीरे धीरे उरारतू के नगरों का एक जाल उभरने लगा, जो सेवान झील से लेकर पूर्वी अनातोलिया तक फैला हुआ था। वानशिला के ऊपर बसा नगर उरारतू की प्राचीन राजधानियों में से एक तुष्पा निकला। उरारतू के कीलाक्षर लेखों की सीमित संख्या को आंशिक रूप से पढ़ा जा सका है और अशूर स्रोतों के साथ मिलकर इन्होंने इस राज्य के इतिहास के अनेक पहलुओं को उजागर किया है। उरारतू के उदय से पहले ट्रांसकॉक्सिया और पूर्वी अनातोलिया के क्षेत्र जनजातीय महासंघों और नगर राज्यों की एक रंग बिरंगी बुनावट थे। प्राचीन काल से ही हुरियन जनजातियां इस क्षेत्र में बसी थीं और द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में उन्होंने शक्तिशाली मितानी राज्य की स्थापना की थी। हुर्रियों के साथ साथ हित्ती लोगों ने भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और आर्मेनियाई उच्च भूमि के पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। मितानी के पतन और तथाकथित कांस्य युग पतन के बाद हित्ती साम्राज्य के कमजोर पड़ने के साथ ही इस क्षेत्र की राजनीतिक संरचना बिखरने लगी। एक शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ और क्षेत्र का केंद्र पूर्व की ओर वाण झील की दिशा में खिसक गया। नायरी, हयासा और इशुवा जैसे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र बने रहे और प्रायः एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण भी रहे, जब तक कि एक ही सत्ता के अधीन एकीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। असीरिया के दबाव ने स्थानीय अभिजात वर्ग को प्रतिरोध संगठित करने और अपने क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। उरारतू नाम पहली बार असीरियाई राजा शल्मनेसर प्रथम के शासनकाल में सामने आता है, जिन्होंने उर्वात्री की भूमि में अभियान चलाया था। उनके पुत्र तुकुल्ती निनुर्ता प्रथम ने भी इस क्षेत्र में युद्ध किया और 43 स्थानीय शासकों के गठबंधन को पराजित करने के बाद स्वयं को नायरी की सभी भूमियों का राजा घोषित किया। असीरियाई इतिहासों में उल्लेख मिलता है कि जनजातीय महासंघ राजा अराम के अधीन एकजुट हुए, जो उरारतू के पहले झात राजा थे, जिनका शासन लगभग 860 ईसा पूर्व के आसपास था। एकीकरण चरणों में हुआ। उरारतियों ने अपने पड़ोसियों को एक आदर्श के रूप में देखा, एक ऐसा राज्य जिसमें मजबूत केंद्रीय सत्ता और उन्नत सैन्य व्यवस्था थी। उन्होंने कई संगठनात्मक प्रथाएं अपनाई। सबसे पहले उन्होंने एक सर्वोच्च देवता हल्दी की उपासना का एक संप्रदाय विकसित किया, जिसका मंदिर नई राजनीतिक पहचान का प्रतीक बन गया। दूसरे, सत्ता का केंद्र सुदृढ़ तुष्पा में स्थानांतरित हो गया, जो प्रशासनिक राजधानी बन गई। धर्म ने राजसत्ता को वैध ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजाओं ने स्वयं को हल्दी देवता के प्रिय घोषित किया और प्रमुख निर्माण परियोजनाओं के साथ ऐसे अभिलेख लगाए गए जो उनके दिव्य आदेश का उत्सव मनाते थे।
राजा सरदूरी प्रथम के शासनकाल में पड़ोसी जनजातियों का योजनाबद्ध दमन और किलाबंदियों का निर्माण आरंभ हुआ। दुर्गम घाटियों से युक्त पहाड़ी भूभाग ने उरारतुओं को दुर्ग नगर बसाने के लिए प्रेरित किया। एक ओर तो इससे अश्शूरियों के लिए उन पर धावा बोलना कठिन हो गया, दूसरी ओर किलों के इस जाल ने शत्रु की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी संभव बना दी। उरारतू की सेना उस क्षेत्र की सबसे संगठित सेनाओं में से एक थी, जिसमें मुख्य रूप से पैदल सैनिक और रथ सेना शामिल थे। सैन्य अभियानों के माध्यम से उन्होंने अपनी सीमाएं झील उर्मिया से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक फैला दी थीं। जल विद्युत अभियांत्रिकी परियोजनाएं जैसे सिंचाई नहरें और जलाशय, जिनमें मेनुआ नहर भी शामिल है, जो आज भी उपयोग में है, ने स्थिर कृषि और आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित किया। इन परियोजनाओं ने परिधि और तुष्पा के बीच पारस्परिक निर्भरता स्थापित कर केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ किया। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उरारतू एक केंद्रीकृत राज्य बन चुका था, जिसमें एक स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित थी। इस क्षेत्र को प्रांतों में बांटा गया था, जिनमें से प्रत्येक का शासन एक अधिकारी के अधीन था, जो राजा के प्रति उत्तरदायी था। कर वसूली, संसाधनों का प्रबंधन और सैनिकों की तैनाती, ये सभी कार्य राजधानी से संचालित किए जाते थे। यह साम्राज्य काले सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र पर काबिज था, जो पर्वतीय दर्रों और व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था, जो काकेशस, मेसोपोटामिया और अनातोलिया को जोड़ते थे। उरारतू के माध्यम से होने वाले व्यापार में लोहा शामिल था, जो लोहे से वंचित अश्शूरिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। साथ ही लकड़ी, रंग और वस्त्र, जिनमें चीनी रेशम भी शामिल था। उरारतू ने राजा मेनुआ के शासनकाल में 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मोड़ पर सक्रिय सैन्य विस्तार का दौर शुरू किया। इस अवधि के दौरान नियमित रूप से उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर सैन्य अभियान चलाए गए। दक्षिण में अश्शूरिया के साथ युद्ध स्थिति आधारित था। स्थानीय झड़पें, छापेमारी, सीमावर्ती क्षेत्रों का विनाश और किलों की घेराबंदी एक के बाद एक होती रही। मेनुआ ने अश्शूरी सेनाओं के साथ सीधे टकराव से बचते हुए अपनी सारी ऊर्जा रक्षात्मक मोर्चों को मजबूत करने में लगाई। मेनुआ के उत्तराधिकारी अर्गिष्ठी प्रथम और सरदूरी द्वितीय ने विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा। उनके नेतृत्व में उरारतू ने अपनी सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार की चरम सीमा प्राप्त की। आर्गिष्ठी के अभियानों का निशाना उत्तरी सिथियन जनजातियां थीं, साथ ही अश्शूर और उसके सहयोगी भी। इसी अवधि में उरारतू की सेना अश्शूर की राजधानी नीनवे के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई। यह अर्गिष्ठी प्रथम के शासनकाल में 782 ईसा पूर्व में था, जब एरेबुनी का किला, जो आज का येरेवान है, स्थापित किया गया था। सरदूरी द्वितीय के शासनकाल में उरारतू ने एक बड़ी सफलता हासिल की जब उसने कोमागेने क्षेत्र में प्रवेश किया, जो यूफ्रेटिस और उत्तर पश्चिमी मेसोपोटामिया के बीच स्थित था। वहां के स्थानीय शासक सरदूरी के अधीनस्थ बन गए, जिससे उरारतू को उनके क्षेत्रों के माध्यम से भूमध्य सागर तक पहुंच प्राप्त हो गई। सरदूरी द्वितीय ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया, जिसके दौरान अश्शूरिया ने सत्ता संकट का सामना किया और फिर उससे उबर गया। प्रारंभ में उरारतू के राजा ने अश्शूर निरारी पंचम के शासनकाल में अश्शूरिया की कमजोरी का लाभ उठाया। अश्शूर निरारी के लगभग 10 वर्षों के शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन पारंपरिक अश्शूरी सैन्य अभियानों की अनुपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि वे आंतरिक समस्याओं में ही व्यस्त रहे। सरदूरी द्वितीय के एक अभिलेख में दावा किया गया है कि उसने अश्शूर निरारी पंचम को युद्ध में पराजित किया था। हालांकि इसके बाद तिगलत-पिलेसर तृतीय के नेतृत्व में अश्शूर का पुनरुत्थान हुआ, जिन्होंने सैन्य वर्चस्व को पुनः स्थापित किया। सरदूरी की कार्रवाइयों के जवाब में अश्शूर के राजा ने स्वयं उरारतू के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया। कोमागेने में पराजित होने के बाद सरदूरी तुष्पा लौट गया, जिसे तिगलत-पिलेसर ने घेर लिया, लेकिन वह उसे जीतने में असफल रहा। प्रस्थान करने से पहले अश्शूरियों ने तुष्पा की दीवारों के सामने अपने राजा की एक प्रतिमा स्थापित की, जो उनकी प्रभुता का प्रतीक थी। उरारतू की सेना और उसके सहयोगियों को भारी क्षति उठानी पड़ी।
ये पराजय असुरिया की रणनीतिक पहल और संगठन, रसद तथा युद्ध उपकरणों में उसकी श्रेष्ठता के कारण हुई थी। इस समय तक असुरियाई सेना बड़े पैमाने पर लोहे के हथियारों और घुड़सवार सेना का उपयोग करने लगी थी, जो रथों की जगह ले रहे थे। इसके अलावा उनकी गुप्तचर गतिविधियां भी प्रभावशाली थीं। अश्शूर का राजा उरार्तु की परिस्थितियों और वहां की सेनाओं की तैनाती के बारे में भली भांति अवगत था। असीरिया के साथ लगातार संघर्ष, जबरन सैन्यीकरण और संसाधनों की थकावट ने राज्य के और अधिक पतन को जन्म दिया। उरार्तु स्थायी कूटनीतिक गठबंधनों को विकसित करने में असफल रहा और अपने योद्धा राजाओं की युद्ध में सफलता पर ही निर्भर रहा। सरदूरी द्वितीय के उत्तराधिकारी उतने सक्षम रणनीतिकार नहीं थे। उसके पुत्र रूसा प्रथम ने राज्य की सीमाओं को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन 714 ईसा पूर्व में उसे असीरियाई राजा सारगोन द्वितीय के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। सारगोन का उरार्तु के विरुद्ध अभियान एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। रूस का सैन्य दल पूरी तरह पराजित हो गया, कई किले ढह गए और राजा ने आत्महत्या कर ली। इस हार ने उरार्तु की सैन्य क्षमता को और भी अधिक कमजोर कर दिया और उसकी कुलीन वर्ग तथा सेना के मनोबल को गहरी चोट पहुंचाई। इसी समय उत्तर पश्चिम से आक्रमण करने वाली किमेरियाई जनजातियों का प्रभाव बढ़ने लगा। ये घुमंतु समूह उरार्तु की भूमि को लूटते थे, व्यापार मार्गों में बाधा डालते थे और रक्षा व्यवस्था को कमजोर कर देते थे। सैन्य विफलताओं के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों का नुकसान हुआ और आंतरिक अस्थिरता बढ़ती गई। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई, जिससे स्थानीय कुलीनों में अलगाववादी प्रवृत्तियां पनपने लगीं। दूर दराज के क्षेत्रों में बार बार होने वाले विद्रोह और सामंतों के घटते हुए विश्वास ने बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोध को असंभव बना दिया। यहां तक कि अश्शूर में एक नई संकट, जिससे वह कभी उबर नहीं सका, भी उरार्तु की पूर्व शक्ति को वापस नहीं ला सका। सारगोन द्वितीय एक षड्यंत्र का शिकार हो गया और अश्शूर ने अब उन अभियानों की शुरुआत नहीं की जिन्होंने उसके अतीत में उरार्तु को परेशान किया था। इन दोनों राज्यों ने लगभग एक शताब्दी तक अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक सह अस्तित्व बनाए रखा। उरार्तु में इस अवधि के दौरान राजा रूसा द्वितीय के शासन में निर्माण कार्यों का पुनरुत्थान देखने को मिला। अपने 25 वर्षों के शासनकाल के दौरान उसने कई नगरों की स्थापना की, जिनमें तुष्पा के निकट एक नई राजधानी रुशाहिनीली भी शामिल थी। लेकिन अपने कभी शक्तिशाली पड़ोसी और लंबे समय से शत्रु रहे राज्य के पतन से उरार्तु को समृद्धि नहीं मिली। इसके विपरीत उसने एक सामान्य नए शत्रु के विरुद्ध अपनी एक ढाल खो दी। 612 ईसा पूर्व में नीनवे मादी लोगों के हाथों गिर गया, जिन्होंने शीघ्र ही उरार्तु पर चढ़ाई कर दी और एक के बाद एक नगरों को नष्ट कर डाला। तुष्पा, जिसने कभी भी अश्शूरी राजाओं के आगे समर्पण नहीं किया था, पराजित कर ली गई। इसके अतिरिक्त उत्तर से सिथियन और किमेरियन ने आक्रमण किया। देश तबाह हो चुका था, राजशाही सत्ता का पूरी तरह नाश हो गया था और उरार्तु का अस्तित्व समाप्त हो गया था। उसकी राख पर बाद में आर्मीनियाई राज्य का उदय हुआ, जिसने उस पतित साम्राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत का एक हिस्सा आत्मसात कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें, उरार्तु की विरासत में सरदूरी के साथ इतिहास बनाएं।